छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल है चुनाव को, लेकिन चुनावी तैयारियां किस तरीके से चल रही कांग्रेस की और क्या टारगेट क्या है आप लोगों का 2028 में? संगठन की प्रक्रिया को और उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ये उदयपुर अधिवेशन हुआ था, चिंतन शिविर लगा था और उसमें कुछ निर्णय हुए थे। तो ये स्वाभाविक है कि एकाएक अगले दिन आप लागू नहीं कर सकते। पूरे नेशनल लेवल की बात रहती है, पुरानी व्यवस्था रहती है, उसमें परिवर्तन लाना। और अब ये समय के बाद में एक नए सिरे से संगठन सृजन के नाम पे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का एक प्रक्रिया से चयन हुआ, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन हुआ, उसके बाद मंडल समितियों का चयन हुआ, सेक्टर समितियों का चयन हुआ, वार्ड और पंचायत विकास समितियों का गठन हुआ, पोलिंग बूथ कमेटियों का गठन हुआ। इनके साथ महिला कांग्रेस में नए वर्किंग प्रेसिडेंट अभी आए हैं, उसमें और मजबूती से आगे काम करना है। यूथ कांग्रेस के चुनाव नज़दीक हैं, कभी भी हो सकते हैं। एनएसयू के चुनाव भी नज़दीक हैं। तो संगठन के स्वरूप को चुनाव के पहले मजबूत कर लेना, व्यवस्थित कर लेना, ये। तो 2018 में जो आप लोगों ने काम किया था उससे कुछ अलग कर रहे हैं क्या इस बार? क्योंकि 2018 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, अच्छा बहुमत भी आया था, उससे क्या अलग हो रहा है इस समय? 2013 और 2018 के बीच में संगठन के माध्यम से आंदोलन की क्रिया चली। आप देखें तो राशन कार्ड को लेके आंदोलन हुए, फिर जो बिलासपुर में नसबंदी कांड हुआ था उसके लेके आंदोलन चले, अन्य मुद्दों को लेके आंदोलन चले। अभी हम देख रहे हैं तो संगठन की प्राथमिक इकाई से लेके जिले तक की इकाइयों का पुनर्गठन एक तरह से हो रहा है, पूरी तरह से नवीनीकरण हो रहा है। पोलिंग बूथ की 12 सदस्यीय नई कमेटियां बन रही हैं, एक नई इकाई पंचायत स्तर पे और वार्ड स्तर पे विकास समिति के नाम पे इसका गठन हो रहा है। फिर सेक्टर जो हमारे संविधान में तो नहीं लिखा है, पर 2-3 पोलिंग 4 पोलिंग के बीच में एक सेक्टर का गठन। तो इनमें समस्त पदाधिकारियों के मनोनयन की बात उनके पास जाके पूछ के लोगों से संवाद करके गठन करने का प्रयास। मतलब बीजेपी जिस तरीके से अपनी संगठन स्ट्रक्चर को बनाया है, सेम वैसा ही कांग्रेस भी करे, क्योंकि आप 4-5 बूथ को एक यूनिट बना रहे हैं तो शक्ति केंद्र नाम देते हैं उसको, फिर मंडल है, फिर ब्लॉक है। उस तरीके से क्या कुछ तैयारी चल रही है? बीजेपी की प्रक्रिया तो नहीं, लेकिन बीजेपी ने क्या किया था कि जो ब्लॉक उनकी कमेटियां थी, जनपद स्तर की कमेटियां थी, उसको उनने मंडल के नाम से कर दिया था। तो कांग्रेस ने नाम तो वो रखा है, हालांकि इसमें बात आती है कि मंडल की जगह नाम कुछ और दिया जाए, लेकिन एक निर्धारित पोलिंग बूथ की संख्या उन्होंने ब्लॉक को 2 कर दिया, तो 2 मंडल बना दिए। तो इसमें ब्लॉक को 2 करने की बात नहीं है, एक निर्धारित पोलिंग बूथों की संख्या, वो पहले 25 से 40 थी, फिर उसको 10 से 20 के बीच में, 10 के आसपास उसका गठन करना, उसके पदाधिकारियों का गठन करना, फिर उसके नीचे आपके ये वार्ड विकास समितियां और पंचायत विकास समितियां। मेरे बीजेपी में ऐसी कुल मिला के इस बार आप देखी। लोग बूथ लेवल पे एकदम मजबूती से, बूथ लेवल से प्रदेश स्तर तक मजबूती से लड़ने के मूड में हैं। संगठन को स्थापित करना और उसके आधार पे, और लोगों में ये संदेश भी जा रहा है कि ऐसा नहीं कि चुनाव के पहले पूछ रहे हैं। पोलिंग बूथ की कमेटियां पहले भी बनती थी, ब्लॉक की कमेटियां पहले भी बनती थी, जिले की कमेटियां पहले भी बनती थी। आकार अभी थोड़ा छोटा है, तो पोलिंग बूथ में 21 की जगह अभी 12 लोगों को ले रहे हैं। तो हो सकता है महिला कांग्रेस भी उसको रिपीट करे, पोलिंग बूथ में उतनी ही संख्या में महिलाएं भी, बहनें भी जुड़े और काम करें। ये प्रक्रिया जो एसआईआर की प्रक्रिया चली थी उसमें काफ़ी कारगर साबित हुआ। पोलिंग बूथ में जो हमारे पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति थी, इसी माध्यम से उनकी नियुक्ति करना, 2-2 पोलिंग प्रभारी, पीआरओ के जगह पीआरए, अपने पीआरए और डीआरओ, डीआरओ तो डीआरओ ऑफिसर हो गए, ये अपने एजेंट हो गए। अच्छा, तो पोलिंग के एजेंट अपने पार्टियों के उनने अलाउ कर रखा है। ये सफल रहा, काफी सफल रहा। जितनी बड़ी इकाई रहती है तो काम करना स्वाभाविक है कि कठिन रहता। कुल मिला के जो जिला अध्यक्ष बनाए आप लोग, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, उन लोग को ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा कि वोटर जो है जहाँ का है वहाँ उनका नाम हो, वोट डालना तो साथ में। हाँ, आपके साथियों के साथ में। दूसरा, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, शायद आप लोगों का बड़ा प्रशिक्षण होने वाला है 8-10 दिन का। ऐसा हर जगह हुआ है, तो छत्तीसगढ़ से भी आमंत्रण गया है, निमंत्रण गया है, तो वो आएंगे। तो जब वो समय देंगे तब मेरे ख्याल से 10 दिन का ये प्रशिक्षण
संगठन सृजन में जो अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं उनका हुआ। तो राहुल गांधी के आने की खबर के साथ एक चर्चा और शुरू हो गई कि क्योंकि दीपक बैज का कार्यकाल भी 3 साल का लगभग पूरा होने वाला है, जून जुलाई में पूरा हो जाएगा, तो नया प्रदेश अध्यक्ष क्या राहुल गांधी के आने के बाद उस पर भी कुछ चर्चा होगी या सिर्फ प्रशिक्षण का ही जिक्र ये रहेगा? तो देखिए हाईएस्ट लेवल की बातें रहती हैं, लोकल प्रशिक्षण और लोकल लेवल की बात से इसका कोई कनेक्ट नहीं रहता। इन लोग निरंतर समीक्षा करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स को देख के चीफ मिनिस्टर का चयन, प्रदेश अध्यक्ष का चयन, नेता प्रतिपक्ष का चयन, ये हाईएस्ट लेवल पे होता है। यहाँ की अटकलबाजियाँ केवल अटकलबाजियाँ, यहाँ से कोई कनेक्ट नहीं रहता। अभी हमने देखा केरल का जो चीफ मिनिस्टर चयन हुआ उसमें 10 दिन तो लगा, लेकिन वी.डी. सतीशन जो चयनित हुए, बताया जा रहा है विधायक उनको कम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पब्लिक से आवाज़ आई, लोगों का मत रहा, क्योंकि 5 साल नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किए। तो उनको तो क्या कांग्रेस में ऐसा सिस्टम बन रहा है क्या कि जो क्षेत्र से आवाज़ आए, लोकल लेवल पे आवाज़ आए, उसको सुना जाए? आमतौर पे ये रहता ही है, ये रहता ही है कि फीडबैक निरंतर मिलता रहता है। कोई चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई, उसी दिन फीडबैक हो, ऐसा नहीं रहता। ये तो निरंतर फीडबैक हाईकमान के पास जाता रहता है, उनके इतने सारे स्रोत रहते हैं। वो अब हम लोग अनुभव करते हैं कि कई लोग उनके जानकारी देने के स्रोत होते हैं कई जगहों पे, पता भी नहीं चलता है, और वो जानकारी देते रहते हैं, और उनकी विश्वसनीयता ही वो है कि वो गोपनीयता है। तो 2018 में वो लोग नहीं थे क्या? आप भी नेता प्रतिपक्ष से इतनी बड़ी जीत मिली थी, संघर्ष भी आपने किया, उस दौर में क्या ये सिस्टम नहीं था, या लगातार चुनाव हारने के बाद केंद्रीय संगठन ने तय किया कि भाई पब्लिक वॉइस को भी महत्व दिया जाए? अगर नहीं रहा होता तो 4 लोगों को नहीं बुलाया जाता दिल्ली। आखिर हम 68 विधायक जीते थे, तो 68 में 4 लोगों को क्यों बुलाया गया? और भी बहुत थे, यंग भी अच्छे थे, सीनियर भी अच्छे थे, महिलाएं भी थीं, कई थे, सरगुजा से भी थे, बस्तर से भी थे, कई लोग थे जो आ सकते थे, लेकिन अंततः 4 को किसी फीडबैक से तो बुलाया। तो अभी अभी जो है, अभी जो चल रहा है प्रदेश कांग्रेस में, तो आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं? ऐसे बयान लगातार आते रहे हैं। और दूसरा इसी से जुड़ा एक और भी रहेगा कि सरगुजा से अब तक कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना है, इसलिए आपका नाम भी आते रहता है, और अभी और लोगों का भी नाम आ रहा है। मेरे से अगर पूछिएगा तो मैं कुछ नहीं बनना चाहता, ना मैं विधायक बनना चाहता, ना मैं मंत्री बनना चाहता, ना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता, ना मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता, ना किसी पद पे। मेरा टारगेट ही वो नहीं रहता। मेरा लोगों के बीच में काम करना मुझे सबसे संतोष देता है, और पार्टी जो जिम्मेदारी दे, जब परिस्थिति आती है और पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है तो मैं पीछे नहीं हटता। मेरे 2 सवाल को आपने किल कर दिया कि ना मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, ना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, नहीं। हाँ, मेरी मंशा, अगर आपने कहा कि मेरा टारगेट जीवन में है हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बनने का, मेरा टारगेट जीवन में है मुख्यमंत्री बनने का, मेरा टारगेट जीवन में है विधायक बनने का, वो नहीं है। अच्छा, अनेकों मुकाम हैं, बिजनेस के हैं, फैमिली के हैं। तो अगला चुनाव लड़ेंगे मित्रों कि के नहीं हैं। आप विधानसभा वो का? मुकाम आगे है, 2.5 साल आगे। नहीं, अभी तो उस समय देख। आप लगातार लड़ रहे हैं, और पिछला चुनाव ही ऐसा था, वो भी बहुत कम अंतर से था, और जो बीजेपी के कैंडिडेट अब तो मंत्री बन गए हैं, वो भी आपके ही कभी कभी करीबी हुआ करते थे। अभी भी हम लोग के अच्छे संबंध हैं राजेश जी से, अभी भी हम लोग के बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं दीपक बैज जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे सभी सीनियर नेताओं से अच्छे संबंध हैं। आप लोग उनको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि पार्टी में एक बड़ा गुट है, एक बड़ा वर्ग है जो उनको अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष तो हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं, और ये कहते हैं कि बदला जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। इससे उनकी छवि थोड़ा कमजोर नहीं होती? हम लोग के बीच में, जैसा दीपक भाई ने बताया, हमेशा उन्होंने संपर्क रखा, और कभी ऐसा मौका आता है तो पूछने की बात रखी, कभी आमंत्रण की बात आती है, मीटिंग्स में शामिल होने की बात आती है तो हमेशा खबर भेजा। कभी भी कोई इशू हुआ, क्षेत्र में इशू हुआ, कहीं इशू हुआ, तो उसके बारे में भी बात होती है। उनने संपर्क का जो सूत्र है हमेशा उन्होंने जीवित रखा। प्रदेश लेवल की कोई घटना हो गई तो उसके बारे में कि ऐसा हुआ है, क्या राय है, कैसे करना चाहिए। हम लोग को, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुई, और शीर्षस्थ हमारे हाईकमांड ने उनको जवाबदारी दी है तो नहीं मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। व्यक्तिगत संबंध भी मधुर हैं, तो कहीं कोई, मुझे तो जरा भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स है। आप अभी
प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है। तो अगर 2028 में कांग्रेस की सरकार आती है, आप लोग मेहनत करते हैं तो आ सकती है, तो उस परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मेरी मेहनत से ये चीजें आई हैं? क्योंकि अभी थोड़ा चेंज दिख रहा है केंद्रीय नेतृत्व में। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि व्यक्तिगत केंद्रित राजनीति को नहीं होने देना चाहिए, सबसे बड़ा नुकसान उससे होता है। अगर आपने चाहे अपने या किसी ने भी अपने व्यक्तित्व के ही इर्द गिर्द सारी संरचना बनाने की सोची और उस नियत से उस नीति से आप चले तो हमेशा बिखराव होगा, पार्टी को फायदा नहीं हो सकता। आपने 2018 का जिक्र किया था, कोई कौन थे मुख्यमंत्री के चेहरा? कोई नहीं थे, और हम लोग सब बहुत अच्छे से मिलके हम लोगों ने सबने काम किया, तो सबकी मेहनत से ये हुआ। मेरे हिसाब से गारंटी की सफलता नहीं मिलती, वही काम हमने सबने किया साथ होके, दिखा भी और किया भी। एक परसेप्शन होता है और एक वास्तविकता होती है, वास्तविकता भी थी और परसेप्शन भी था, लोगों को भी दिख रहा था। जय वीरू की जोड़ी उस समय जय वीरू की जोड़ी, वो भी नाम दो में सिमट गया, जबकि सब कोई कर रहे थे। वो आसान नहीं होता है बोलना। अध्यक्ष और सीएलपी थे इसलिए दो में सिमट हाँ, गया। वो मेरे ख्याल से हम लोग को एक जगह जाना ही पड़ता था, कई जगह वो औपचारिकता भी होती है और जरूरत भी होती है, पर सब ने किया तब जाके ये हुआ। मैं कितने लोगों से मिला होगा चुनाव के दौरान, भूपेश जी कितने लोगों से मिल पाए होंगे, और हमारे वरिष्ठ नेता कितने लोगों से मिल पाए होंगे? 10,000, 20,000, बहुत कोई मिला होगा तो 1 लाख, 2 लाख। मतदाता कितने थे? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 1 लाख लोगों से मिलके हम लोग चुनाव को प्रभावित कर दें, कैसे हो सकता है? आपकी छवि बहुत सौम्य है बाबा साहब, हम लोग भी देखते हैं, मैं तो 15 साल से देख रहा हूँ आपको। 2013 की जो परिवर्तन यात्रा थी उस समय आप उसके शायद प्रभारी हुआ करते थे, उस समय से मैं आपको देख रहा हूँ। अभी जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा एग्रेशन वाली आ गई है। बीजेपी के जो नेता हैं बड़े एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं पे अटैक कर रहे हैं। बाबा साहब की छवि जो है सौम्य है। अगर आपको भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो क्या बाबा साहब एग्रेशन मोड में काम करेंगे या जो उनका नेचुरल स्टाइल है वही चलेगा? किसी को भी अपना जो स्वरूप है बदलना या बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? परसेप्शन। ये नहीं कि आप क्या हैं, लोग आपको क्या देख रहे हैं जी। और उनने अगर देखा कि ये तो कुछ बदल गया तो आप पे भरोसा नहीं होगा, तो आदमी का विश्वास ही उस व्यक्ति से टूट जाएगा। ये मेरा मानना है और मेरा अनुभव भी है। मेरे को भी लोगों ने जब 2008 का चुनाव मैं बमुश्किल 980 वोट से जीत पाया था, कि आपने बोला थोड़ा सा से हारे, तो उससे थोड़ा सा से ज्यादा से जीते थे, तो मेरे बहुत करीब साथी ने कहा कि आपको महाराज बाबा आपको बिल्कुल राजनीति नहीं आता, जाइए जशपुर दिलीप सिंह जूदेव से ट्रेनिंग लेके आइए। तो दिलीप काका का नाम उनने लिया। अग्रेसिव दिखते थे वो, उनका मूछें रखते अपना ही स्टाइल था, और उनके साथी को किसी को थाने में ले गए, खास करके कोरवा और तो थाने में घुस गए, लेके आए, क्या गलती किया है? कोई गलती नहीं किया। तो उनका एक अलग छवि था। वो अगर 100 में दिखने लगते तो लोग कहते कि कोई और आ गया। मैं अगर मुझे लगा के ताव देने लगूंगा, असर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे हैं आप, मतलब बाबा अपने नेचुरल अंदाज में ही रहेंगे जहां भी लोग रहेंगे। उसको भी स्वीकार करते हैं, वरना आपकी राजनीति में जगह नहीं है। एक 2-3 सवाल मैं करूंगा राष्ट्रीय राजनीति से। टीवीके जो है एकदम नई नवेली पार्टी, उसकी सरकार बनती है, कांग्रेस डीएमके के साथ चुनाव लड़ती है लेकिन टीवीके को सपोर्ट करती है। इस पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं? इसकी आलोचना भी हो रही कि चुनाव किसी के साथ लड़ा और सरकार बनाने के लिए टीवीके के साथ चलेगा, इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा? टीवीके का बहुमत आता तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती या वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेते भी। चुनाव के पहले भी ये बातें बड़ी गंभीरता से और तेजी से चल रही थी, और कांग्रेस का एक धड़ा तमिलनाडु का खुलेआम कह रहा था और चाह रहा था कि टीवीके के साथ तालमेल होना चाहिए। मुझे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में पुडुचेरी और तमिलनाडु की जवाबदारी पार्टी ने दी थी, और मेरे पास जो पार्टी का सर्वे था वो टीवीके को मजबूत दिखा रहा था। ये कोई नई परिस्थिति नहीं है, मेरे पास वो अभी भी किताब रखी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। हालांकि वो पार्टी का सर्वे है, लेकिन ऑफ कैमरा तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। तो ये अनभिज्ञ स्थिति नहीं थी। फिर भी कांग्रेस के शीर्ष हाईकमांड ने
कई प्रकार की बातें आई कि राहुल जी का उनसे बड़ा अच्छा संबंध है और कैसा होगा, किसके साथ जाना, लेकिन अंततः जो शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हम डीएमके के साथ रहेंगे। दोनों चीज था कि लिखा नहीं था कि टीवी की आ रही है, डीएमके थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, स्टालिन जी को लोग पसंद कर रहे थे, पुराने संबंध थे, इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, तो स्वाभाविक रूप के डीएमके के साथ राजनीतिक रूप से जाना चाहिए था। उस इसका समय फायदा होगा अवसरवादिता लोकसभा होती है। चुनाव में, आपको लगता है फायदा होगा? वो इनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि वादे तो बहुत किए, सोने की हाँ, अंगूठी और अब क्या क्या बहुत सारी जो चीजें गवर्नमेंट देने आई का। है ये काम कैसा करती है, जी। कांग्रेस ने अपने आप को इनके साथ अब जोड़ लिया। पहले डीएमके के साथ जोड़ा था, अब इनके साथ जोड़ा है, तो जो काम होगा उसका प्रभाव लोकसभा में फिर आएगा। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारे, हालांकि बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के कारण ऐसा बोला जा रहा है कि 30 से 35 सीटों पे ममता बनर्जी का कैंडिडेट, टीएमसी का कैंडिडेट हार गया। अब वो कांग्रेस के साथ आने की बात कर रही है। दोनों चीजें कैसे संभव है? कि दोनों चीज गलत थी मेरी समझ में। एक, आप इंडिया अलायंस के साथी भी हो, आधे अधूरे या जैसे भी एंड मौके पे या सही समय पे या जो जरूरी आवश्यकताएं आती थी तो उस समय आप इंडिया अलायंस के रूप में एक साथ दिखते थे। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती थी तो कांग्रेस का लेफ्ट से भी अलायंस है, इंडिया अलायंस के वो भी पार्टनर हैं, लेफ्ट पार्टी और ममता जी का ऐसा है। अब कांग्रेस क्या करे? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने प्रयास किया कि ममता जी के साथ भी रह के हम कुछ स्पेस बना सकें, कुछ सीटों का समझौता हो सके, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। अधीर रंजन जी, उनका एक अलग प्रेजेंस है, वो भी एक सीनियर लीडर हैं, उनका ममता जी से अलग संबंध है, बड़ा कठिन हो जाता है ऐसे में। तो उसमें फिर विकल्प क्या है? ना आप ममता जी के साथ लड़ रहे, ना आप इधर रह रहे हो, तो भले 200 वोट मिले लेकिन आप 294 पे लड़ो। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो बंगाल में अपने पांव पे खड़े होकर चुनाव लड़ना चाहता है, सीट 0 आए चाहे जितनी आए, आपने ये संदेश इस चुनाव से दिया। बड़ा संदेश देने की कोशिश की है राहुल गांधी जी। ये मैं इससे पूरी तरह सहमत। कुल मिलाकर जो राष्ट्रीय राजनीति है बाबा साहब, राष्ट्रीय राजनीति में क्या लगता है कि जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें ये, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां लगभग समाप्त हो रही हैं, तो क्या कांग्रेस मजबूती से उभरेगी और इन क्षेत्रीय पार्टियों का सहयोग वैसा मिल पाएगा? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि क्षेत्रीय पार्टी बार्गेन करने की स्थिति में थी और वो बात बन नहीं पाई, ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे और लोग हों। तो क्या आने वाला लोकसभा चुनाव, उसमें लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां क्योंकि कमजोर हुई हैं तो अब सही लेवल पे बार्गेनिंग होगी, बातचीत होगी? अभी भी देखिए, ममता बनर्जी, उनका वोट शेयर काफी है, 1-1.5%, 2% के अंदर का अंतर है भारतीय जनता पार्टी से। सीट 80 और 207, 208 हो गया, लेकिन वोट शेयर अगर देखिए तो उपस्थिति, यानी ये नहीं है कि खत्म हो गई टीएमसी, भारी उपस्थिति वोट शेयर के हिसाब से अभी भी बंगाल में उनकी है। आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस में माना जाता है, अंदर बाहर, पंजाब में लड़ते हैं, दिल्ली में लड़ते हैं, दिल्ली में वो हारे, लेकिन वोट शेयर वहां भी उनका भाजपा से बहुत कम का अंतर है। तो इन परिस्थितियों में एकदम से कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा बाबा साहब, राज्यसभा का चुनाव होने वाला था, आपका नाम खूब चला कि आप राज्यसभा में चले जाएंगे, तो क्या कारण क्या है? केंद्रीय संगठन में कहाँ आपका पल्ला कमजोर हो जाता है कि आपको नहीं दे पाते लोग? मेरा नाम राज्यसभा में तो था ही नहीं, आ जाता है जैसे पीसीसी में आ जा रहा है कि भाई अब 20 नाम होंगे तो एक टीएस बाबा का आ ही जाएगा, 20 नाम राज्यसभा के लिए चलेंगे, एक नाम आ ही जाएगा कि भाई ये भी हो सकते हैं। मेरी प्राथमिकता देखिए, मैं अपना विधानसभा हारा, सरगुजा जिला 0, सरगुजा लोकसभा 0 जी, सरगुजा संभाग 0, तो मेरी पहली प्राथमिकता मेरा विधानसभा जहां मैं हारा। जिस जिले से मैं आता हूं सरगुजा 3 सीट, जिस लोकसभा से मैं आता हूं 8 सीट, जिस संभाग से आता हूं 14 सीट, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की शेष 76 सीटें। ये 90 सीटों में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा असरदार तरीके से पार्टी का सहयोग कर सकता हूँ, ये मेरा आकलन है। जनरल सेक्रेटरी कहीं बना के मेरे को भेज दीजिए, मान लीजिए किसी राज्य का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, मैं पार्टी को क्या मदद कर पाऊंगा? मेरी प्राथमिकता पार्टी को एक चुनाव अगर जिताने की है तो जिस राज्य में मेरा अता पता नहीं है वहां ऊपरी ऊपर काम करके ना मेरी इच्छा है, ना मैं जाना चाहूंगा,
ना मैं पार्टी की वहां कुल मदद मिला के करता आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महासचिव मत बनाइए, प्रभारी मत बनाइए, यहीं रहने मैंने दीजिए। बोला भी, मैंने दिल्ली में कहीं बात भी हुई तो मैंने बोला कि मेरी इच्छा मेरे विधानसभा को देखने की है, वो मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे को पूछना पड़े कि अपनी विधानसभा जिताने के लिए जिसको हारे हो तुम, पार्टी ने भरोसा किया, विश्वास किया और तुम जीत नहीं पाए, तो बड़ी बड़ी बातें करने के पहले उसको तो जिताओ, और उसको जिताओ। फिर जिस जिले से आते हैं 3 सीट, पूरे देश का बोझा उठाना, बस 1 सीट, फिर 3 तो सीट, फिर 8 आपके सीट। सरगुजा से ही अमरजीत भगत भी आते हैं, हालांकि वो आपसे पटती है, लेकिन आपके विरोध में बहुत रहते हैं। क्या आजकल वो भी सरगुजा से प्रदेश अध्यक्ष बनाओ की बात, तो आप लोग में आपके पाले में आ गए हैं क्या अमरजीत भगत आजकल? अमरजीत भगत से मेरा संपर्क हुआ था जब वो यूथ कांग्रेस के लिए पहल कर रहे थे 2003-4 में? नहीं, ये उससे है पहले 98 1980-81 की बात। अच्छा, और मैं राजनीति में जिला नहीं था। अध्यक्ष के लिए ट्राई कर रहे होंगे उस समय। नहीं, जिला अध्यक्ष प्रदेश हाँ। उसमें। और ये आए थे, एक लड़का था, आज जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके चेला थे। अच्छा। और वो आए कि बाबा चिट्ठी लिख देते, महाराज साहब के पास हाँ। चला जाता, दिग्विजय सिंह से बात हो जाती, जोगी जी से बोल देते। तो मेरा परिचय पहला इनसे हुआ था। बीच में एक बार इंडिपेंडेंट भी लड़ गए थे, एमएलए का चुनाव, बहुत उतावले थे, अच्छे जोशीले, अभी भी युवापन है, पॉलिटिशियन है, नेता है। तो वहां से मेरा इनका परिचय हुआ। संयोग से वो गए भी भोपाल, कुछ उनको जवाबदारियां भी मिली। राजनीतिक रूप से पहले वो जुड़े जोगी जी के साथ। जोगी जी के साथ जुड़ने के बाद फिर समझिए कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो ये साथ एक तरह से काम करने की बात आई। 100% जिसको टीम कहते हैं कि मेरी टीम के हों, ऐसा भी कभी नहीं था। 100% तालमेल बना के इनका पहला चुनाव जब ये सीतापुर से लड़ रहे हैं, मेरे को राहुल जी ने अलग बुलाया था अंबिकापुर में एयरपोर्ट में, और अलग ले जाके मेरे को धीरे से हेलीकॉप्टर में चढ़ने के पहले वो जो घिरावा होता है वहीं खंभे के पास खड़े होके कि भैया वो देखना सीतापुर का विधायक का मदद। तो वहाँ उस चुनाव में उनका माहौल बहुत खराब था, जीतने की स्थिति नहीं थी। 2004 वाले में? 2003 वाले 2000, हाँ 3, सॉरी, मेरे विधानसभा 3, याद आ रहा है, 2003 में पहला चुनाव लड़ा था। 2004 में तो लोकसभा हुआ था। तो 2000 जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 3 की बात है। जी जी। 8 में तो आप खुद ही लड़ रहे थे वो। मैं गया वहाँ, रात भी रुका, सबको बुलाया, समझाया, यानी संयोग से कुछ ऐसा हुआ। और जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तो सारे विधायकों में से केवल एक विधायक ने मेरे को कहा था कि बाबा मेरे यहाँ का प्रबंधन आप देखो। अच्छा। हाँ, 10 विधायक थे। हाँ। उसमें से 9 विधायकों ने वो कुछ कतराए थे। और संजोग से एक ही विधायक अमरजीत भगत, जो जोगी जी से काफी करीबी थे, संबंध हमेशा उनने रखा, मैंने कहा कि नहीं, एक पोलिंग एजेंट का है, मैं कर दूंगा, एक आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। कहे कि नहीं महाराज, और जो भी व्यवस्था थी पूरी मेरे पास छोड़ दी, और फॉर्म दस्तखत करके पोलिंग एजेंट के छोड़ दिए, और संजोग ऐसा हुआ कि वही अकेले जीते। अच्छा। हाँ, बाकी सब हारे। तो उनके चुनाव में भी मैंने, जैसे गुटी स्थिति दिखती है, वो सीधे सीधे गुट में कहिए तो टीएस बाबा के गुट में नहीं दिखते। संबंध हम लोग के अच्छे हैं, लेकिन हर चुनाव में मेरे से जो भी मदद रहा है मैंने उनका सहयोग किया। तो पिछले चुनाव में किए थे कि नहीं? क्योंकि वो पिछले चुनाव में भी किए, पूरा चुनाव, जबकि वो आपका खुलकर विरोध करते थे। वो उधर भूपेश बघेल की तरफ दिखते थे, मतलब उनके तरफ दिखते थे सीधे सीधे, विधायकों का जो परेड होता है। मैंने हमेशा लोकल लेवल पे अपने सब साथियों को ये कहने की कोशिश की कि देखिए, सरगुजा में अपन एक साथ रहना, यहाँ वो जो नेता लोग ऐसा ऐसा करवाते हैं वो नहीं होने देना है। बाहर जाके जिनके भी साथ रहना है रहें, लेकिन यहाँ अपन करेंगे तो जड़ी कमजोर हो जाएगी, यहाँ नहीं होने देना है। तो मैंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में 1983 से मान लीजिए, या जब से भी मान लीजिए, 76 में तो उतना एक्टिव नहीं था, मम्मी चुनाव लड़ते थे तो उनका काम देख लिया, कर लिया। तो ये 50, 55, 45 सालों में मैंने एक लाइन भर हमेशा कहा कि यहाँ ठीक रहना है, यहाँ अपने को उसमें नहीं फंसना है। 2028 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक रह के काम करना है।
पूरे एक- प्रदेश के नेताओं को, पूरे क्योंकि प्रदेश कांग्रेस को में एक गुट रह के- गुट के कारण ही विवाद रहता है और थोड़ी सी जो चीजों हम के बाद लोगों ने एकदम लूज हो जाती है। 2018 में मूल रूप से किया, तरीके अलग अलग रहेंगे, लेकिन उसका सार क्या था कि एक होके अपन लड़े थे। तो इस धमाकेदार इंटरव्यू को आपने सुना। इस इंटरव्यू में आधे समय जोरदार आंधी चल रही थी। बाबा साहब ने लगातार उस आंधी के बीच अपने जवाब बड़े मुस्तैदी, बड़े गंभीरता और बड़े मजबूती से दिया। इस चर्चा में आप शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।